नमस्कार दोस्तों। अब संसद में सिर्फ बोलने से, संसद में सवाल उठाने से, संसद में चर्चा करने से संविधान, कानून और लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। इस तरह से कब्जा किया है कि वो संविधान को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है। वो इस देश की न्यायपालिका को अपने हिसाब से हाँक रहा है और वो विधायिका को अपने हिसाब से चला रहा है। कार्यपालिका तो उसके पास है ही। इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस पर उसने कब्जा कर लिया है और ऐसा कब्जा किया है कि इस देश की चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियां हो या तमाम विदेश में काम करने वाली एजेंसियां हो और शिक्षण संस्थान हो, उन सब पर उसने कब्जा कर लिया है। तो ये कब्जा किसने किया है? ये कब्जा किया है आरएसएस ने, बीजेपी ने, उनकी फांसीवादी ताकतों ने, उनकी भ्रष्टाचार वाली ताकतों ने, उनकी हर स्वतंत्र आवाज को दबा देने की ताकत, उनकी नाइंसाफी पसंद ताकतों ने और उनकी अन्याय करने वाली ताकतों ने, जी हां, न्यों दबा दिया है। यही आरएसएस का मूल चरित्र है। यह एक ऐसा संगठन है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में खेलता है। जो इसके धंधे चलते हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं और उन सवाल को कोई पूछ नहीं सकता है। उन सवाल पर आप बोलेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप पर हमले होने लगेंगे, आप पर बुलडोजर चलने लगेगा। और शायद यही वजह है कि अब संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां कहते हैं एक कार्यक्रम में कि जब बुलडोजर चलता है तो वो संविधान और कानून पर चलता है। यह इतना खतरनाक है। जब वो एक कह रहे थे, उसी वक्त नागपुर में उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा था, जिस पर यह आरोप लगाया गया कि वहां दंगे की उसने साजिश करी, जबकि वहां के कथित दंगे में मारे गए जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन यह सत्य है। बावजूद इसके सारा दोष उन पर डाल दिया जाता है। इसी तरीके से संभल में जब दंगा कराया जाता है, कराया इसलिए दोनों जगह कराया गया है, सरकार प्रायोजित। तो जब यहां दंगा कराया जाता है तो 5 लोग मरते हैं और वो पांचों मुसलमान। लेकिन एफआईआर, कार्रवाई, सब कुछ किस पर होती है? मुस्लिम पक्ष पर। और उन्हें डराने के लिए उस शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं, जो खुद वकील भी हैं, उन्हें उनके चैम्बर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बावर्दी दुरुस्त वकील को उसके चैम्बर से जब गिरफ्तार किया जाता है, स्वाभाविक सी बात, वहां के वकीलों ने इसके खिलाफ मोर्चा किया, लेकिन उस आवाज को इस देश के गोदी मीडिया ने दबा दिया, कहीं उसकी चर्चा नहीं की। लेकिन वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, सच बोल रहे हैं और हिम्मत नहीं। जफर अली एडवोकेट जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उनको पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं है, अज्ञात में उनको चालान किया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का ही ये कदम गलत है। चूँकि वो हमारे सीनियर काउंसिल हैं
इसलिए सारे अधिवक्ता ज़िले के उनके साथ हैं और अभी तो ज़िले तक है। इंशाल्लाह ये नौबत, अगर उनका ऐसा ही जुल्म बढ़ता रहा पुलिस प्रशासन का, तो ये नौबत पूरे यूपी में आएगी और पूरे यूपी का अधिवक्ता हमारे साथ रहेगा और नौबत और बढ़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, ये बिल्कुल रहेगी। दिल्ली में एक जज के बंगले में आग लगी। वहां उनके आउट हाउस में आग लगने से जब वहां पर फायर ब्रिगेड आई तो 15 करोड़ रुपए के आसपास जले हुए मिले। जो ये रुपए मिलते हैं, सवाल यह उठता ये रुपए हैं किसके? जज साहब के थे तो उन्होंने आउट हाउस में क्यों रखे? जज साहब उसे अपने पुश्तैनी घर में रख सकते थे, अपने मित्रों के घर में रख सकते थे या कहीं और रखवा सकते थे। इतनी असुरक्षित जगह उन्होंने क्यों रखा और वहां आग कैसे लग गई? जब नोट रखे थे उसी समय आग लगी। यह एक सोचने का विषय है। जब से यह घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट खुद 3 बार अपने बयान बदल चुका है। अग्निशमन विभाग का जो प्रमुख है वहां का, वो अपने बयान 3 बार बदल चुका है। और तमाम सारे लोग जो हाई कोर्ट के तमाम कार्य करने वाले हैं, वहां के तमाम सारे लोग हैं, वो उस जज के बारे में कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं करते। लेकिन गोदी मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया उन पर बात करता है, लेकिन उस तरह से बात नहीं करता कि ये खेल क्या है। उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करता, क्योंकि पैसा कहां से आया, किसका है, किस काम के लिए लिया गया, किस केस के लिए लिया गया, ये तो जांच का विषय। लेकिन एक बड़ी चीज आती है। जब कानून मंत्री था किरण रिजिजू, तो बोला था कि हम चुन के आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, आप तो आते नहीं हैं, इसलिए हमारे हिसाब से होना चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कानून नरेंद्र मोदी लेके आए थे जजेस के लिए और जिसे खारिज कर दिया गया था। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहां की एसोसिएशन जो कहती है, जिसे इस देश की 22 एसोसिएशन हाई कोर्ट की समर्थन भी कर देती है, वो कहता है कि हमें सरकार पर भरोसा है क्योंकि उसे हमने चुना है। हमें इस कॉलेजियम सिस्टम पे और इनकी मोनोपोली पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अब तक ऐसा नहीं। और जिस तरीके से वो ये बात करता है, निश्चित रूप से वही भाषा थी जो किरण रिजिजू ने कही थी, जो मोदी सरकार कहलाना चाहती थी। अब वो वकील बोल है क्या? मैं नहीं किसी को सर्टिफिकेट देता हूं कि कौन ईमानदार है या कौन दोषी, क्योंकि जब तक साबित ना हो। साजिशें हमने इस देश में बड़ी बड़ी देखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ साजिश देखी, कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश देखी, राजीव गांधी के खिलाफ साजिश देखी, इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिश देखी, पंडित नेहरू के खिलाफ साजिश देखी। इसलिए हमें पता है बदनाम करने के लिए तमाम तरह के खेल किए गए, तमाम साजिशें रची गई और राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ लगातार रची जा रही। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी वो तो कहीं और इशारा कि कहीं इसी बहाने उस चर्चा को ऊपर ले आने की हाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ये कहने के लिए विपक्ष को भी विवश कर दिया जाए। कहीं ये तो खेल नहीं है। फिर ये खेल और समझ में आता है कि इतने सब के बाद जब होता है तो संविधान पे बात, संविधान के तहत सरकार को राइट है वो कार्रवाई करे, क्यों नहीं कर? सुप्रीम कोर्ट वो आदेश क्यों नहीं दे रहा है कि सीबीआई इस केस को रजिस्टर करे और इसकी सीबीआई जांच? क्यों लटकाया जाए सारी चीजें? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा इन्होंने अपने लोगों को ऐसे ही बचाया। Which cannot be tolerated at all. तरीके हैं बहुत Now we propose. अब आता हूं संविधान के लिए कैसे इन्होंने खतरा। राहुल गांधी ने, अब संसद में बहस कुछ हो नहीं रही है, होने नहीं दी जाती है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं इसी केस में तो उन्हें रोक दिया जाता है। एक जज जिसके घर में पैसे मिले और
उसका चिंदी चिंदी इस विषय पर आप बोल चुके हैं माननीय उस बात को प्लीज बोल चुके हैं उस बात को नहीं, सप्रेस इस पर अभी करने के नहीं लिए नो, please. और ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये सब नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। इसी तरीके से जब वो इस पर बोलते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा में नेता सदन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो जेपी नड्डा उनके वो झूठ बोल रहे हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार पे, वहां के डिप्टी सीएम पे। और इसी तरह किरण रिजिजू झूठ बोल रहे हैं और इस पर जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख हैं वो प्रिविलेज मोशन दे देते हैं। सुबह एक बात यहां पर निकली संविधान को बदलने की, और चंद सदस्यों ने और खासकर मिनिस्टर रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया और उसको समर्थन करने में भी हमारे सदन के नेता भी उसको समर्थन करें। मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ को होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, उधर से नहीं। माननीय लोग एक सेकंड प्लीज, माननीय से आती है प्लीज और माननीय चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, इट इज अंडर हिज कंसिडरेशन, सो प्लीज। क्या होता है, संविधान के साथ खेल कौन रहा है और क्यों खेल रहा है? क्योंकि विपक्ष तो खेल नहीं सकता है, राज्य तो संविधान बदल नहीं सकती, तो खेल कौन रहा है और बदलना चाहता कौन था? तो भाजपा थी, नरेंद्र मोदी थे। खेल को समझिए, लोकतंत्र के साथ कौन खेल रहा है? नरेंद्र मोदी। इस देश में पारदर्शिता को कौन खत्म करना चाह रहा है? नरेंद्र मोदी। इस देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन खत्म करना चाहता है? नरेंद्र मोदी। और यह हमने कुणाल कामरा के केस में देख भी लिया कि उन्होंने एक व्यंग्यात्मक जो कार्यक्रम वो करते हैं वो कर रहे थे मुंबई में, बुलडोज कर दिया गया, वो थिएटर बुलडोज कर दिया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने इशारों में किसी को गद्दार कहा था, किसी को और कहा था। लेकिन सब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उन्हें सावरकर समझ लेती है और कहती है माफी मांगो। कामरा मना कर देते हैं, कहते हैं माफी मांगो, मैंने कोई गलत तो किया नहीं, मैं तो नहीं माफी मांगूंगा, अदालत कहेगी तो सोचेंगे। सही बात है, हमने अपराध क्या किया है? अपराध बनता कहां है? किसी को डिफेम नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो बात बोली। और जब इसके बाद भी इस तरह होता है तो इसका मतलब है हर आवाज से आप डर जाते हैं जो चंद लोगों के ही बीच में हो। इतने डरपोक है। इस डरपोक का सबूत तो यह भी है कि नागपुर में नरेंद्र मोदी को संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाना है, तो 7 दिन के लिए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां पर कोई भी नहीं वो कर सके। क्यों इतना डर है? क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना कायर है कि अपने घर में नहीं जा सकता है जहां से उसके संगठन का जन्म हुआ है? चिंताजनक है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक है जिस तरह की घटनाएं हो रही, जिस तरीके से कानून के साथ खेला जा रहा है, लोकतंत्र के साथ खेला जा रहा है, डेटा कानून को जिस तरीके से करके उसमें बदलाव करके सारी स्वतंत्रता, सारी अभिव्यक्ति को खत्म करने की कोशिश की जा रही। सवाल बहुत सारे खड़े, लेकिन एक वही दूसरी तरफ राहुल गांधी जो संसद से निकलते हैं और जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, जहां एनएसयूआई के नेतृत्व में देश के तमाम छात्र संगठन आए हुए थे, अपने भविष्य की बात कर रहे थे, अपनी शिक्षा की बात कर रहे थे, अपने रोजगार की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा
कि आरएसएस ने जिस तरीके से यहां की यूनिवर्सिटीज पे कब्जा किया है, दूसरे और इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया है, रोजगार छीने हैं, इसके खिलाफ लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जिस तरह इन्होंने शिक्षा को बर्बाद किया है और कर रहे हैं, वो यदि यही हुआ तो बच्चों के भविष्य बचेंगे नहीं, इसलिए इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है, मत कीजिए। ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए, और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और इसकी लड़ाई घर में नहीं होगी, संसद में नहीं होगी, इसकी लड़ाई गली गली, शहर शहर, कस्बे कस्बे और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब जगह लड़नी पड़ेगी। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह सकती। तो ये लड़ाई बड़ी है और राहुल गांधी ने कहा कि वो खुद भी आज आए हैं और इसके बाद जहां जहां आप कहेंगे वहां भी आएंगे, जहां जरूरत होगी आएंगे, आपके साथ लड़ेंगे। आपको भी सोचना होगा, क्योंकि लड़ाई तो अब सड़क पर ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं तो कब्जा कर ली गई हैं। जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, वो अपने आप में सबूत है। और भ्रष्टाचार चरम पे है, और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो संस्थाएं हैं, उनमें भी आरएसएस के लोग बैठे। तो यानी आप पूरे खेल को समझ लीजिए, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का पूरे देश की संस्थाओं पे कब्जा करा दिया है और अब लूट का खेल चल रहा है, बर्बादी का खेल चल रहा है। आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है, कभी बाबर के नाम पे, कभी अकबर के नाम पे, कभी औरंगजेब के नाम पे, क्योंकि आपका असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मसलों पर आप बात न करें। यहां तो कुंभ, महाकुंभ खुश हो जाइए या ये करिए, इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं। आप भिखारी और बेरोजगार बन के रह जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। इसी से राहुल गांधी आगाज करते हैं और इसी के लिए चेताते हैं और इसीलिए कहते हैं कि अब ये लड़ाई तो लड़कों को लड़ो, तो निकल पड़िए, अब ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये धार्मिक रूप से, ये जाति के रूप में, ये हर तरह से अन्याय कर रहे हैं और वो अन्याय
साफ दिखाई देता है। जय